नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज हमने आपके लिए ईवीएस के कुछ प्रश्न लिए हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं और ये कुछ हार्ड प्रश्न हैं। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे और आप अपनी तैयारी को जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हमने ईवीएस की एनसीईआरटी की सारी क्लासें आपको दी जा चुकी हैं और साथ ही साथ वन लाइनर भी क्लासें आपको अभी अभी मैंने जस्ट दी हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वन लाइनर आप अवश्य देखें और आप डिटेल में वीडियो एनसीईआरटी की देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। वन बाई वन सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें क्योंकि इसमें ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, अगर इन 30 प्रश्नों में से आप मान के चलिए कि 25 प्रश्न हल कर पाए तो आप एग्जाम हॉल में पूरे 30 में से 30 प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। और कमेंट करके अंत में आप हमें अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया, आपके कितने आंसर सही थे। तो चलो शुरुआत करते हैं। रमा अपने घर से 2.5 किमी उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किमी जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किमी जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? ठीक है, यानी रमा है तो सबसे पहले वो ये 2.5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, फिर इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ती है और फिर 2.5 किलोमीटर जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं और आपको प्रत्येक बार मैंने ये बताया है कि आपको मैप अवश्य आना चाहिए और ये प्रश्न भी हमने पहले सॉल्व कर लिया है। जिस किसी ने ये प्रैक्टिस सेट देखा होगा और इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए होंगे वो तो फटाक से इसका उत्तर दे देंगे क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर्स के ही प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमारा इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। सबसे ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है, और दाईं तरफ हमारा पूर्व होता है और बाईं तरफ हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, ये बाईं तरफ हमारा क्या होता है, इधर हमारा पश्चिम होता है। तो अब आप इस तरीके से मान के चलिए कि ये घर है रमा का और रमा सबसे पहले उत्तर की तरफ चलती है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है 2.5। आप थोड़ा समझ के साथ पढ़िएगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आपको ये मतलब आपकी परीक्षा में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो 2.5 किलोमीटर जाती है। अब इसके बाद बाएं मुड़ती है तो बाएं मुड़ेगी तो वो इधर मुड़ेगी। ठीक है, तो बाएं मुड़ने के लिए वो इधर मुड़ेगी और ये इधर कितनी जाती है, वो 5 किलोमीटर तक चलती है। फिर इसके बाद फिर से बाएं मुड़ती है, इधर की तरफ मुड़ती है और फिर वो 2.5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि मतलब जो रमा है वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा पर है। तो सबसे पहले हम दूरी की बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि ये रमा का घर है। ठीक है, और रमा का घर और यहाँ पर रमा स्थित है। तो जब घर से और ये दूरी, तो हम ये वाली दूरी पर जाएंगे। ये दूरी यहाँ से जब 2.5 किलोमीटर चल के ये 5 किलोमीटर चली थी तो यहाँ से भी ये कितनी दूरी हो गई, ये भी 5 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, ये भी आपकी 5 किलोमीटर हो गई। और फिर आप दिशा की बात करते हैं तो दिशा ये हमारी उत्तर है, ये पश्चिम है, इधर पूर्व है, ये दक्षिण है। तो अब ये कहाँ खड़ी है? ठीक है, तो ये यहाँ हमारी रमा है। ठीक है, ये रमा है और ये कौन सी दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया कि अपने घर से वो कितनी दूर है, तो ये 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। और इस प्रश्न को हम कई बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है आपकी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या कर्नाटक? तो ये आपकी कहाँ स्थित है, ये आप इसको कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। तो ये है आपकी उत्तराखंड, नंबर 2। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। और आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए थे। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपर्युक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। क्या ये आपकी हल्दी है, दालचीनी है, जीरा है, लौंग है? तो ये क्या है आपका? तो राइट आंसर आप अवश्य बताएं। तो ये है आपका जीरा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जीरा है और ये घी या तेल में भून करके सब्जियों में डाला जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक
मुख्य संघटक क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मेथेन। तो राइट आंसर आपका क्या है? तो राइट आंसर है आपका नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ था जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल कितनी थी? और ये प्रश्न हम पूर्व में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 सी। आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है और एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पूर्व 25 मीटर की दूरी पर है। ये प्रश्न भी हमने पूर्व में सॉल्व किया है। तो आप इसको भी दिशाओं के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका घर कहाँ है? आपका घर ये यहाँ एक्स पर स्थित है, ठीक है। अब कोई सीधी सड़क नहीं है तो विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर पर स्थित है। यानी एक्स के ठीक उत्तर में, एक्स के ठीक उत्तर में यानी उत्तर में यहाँ ये 60 मीटर पर आपका ए में स्थित है, ठीक है, ए। और फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में। अब ये ए के ठीक पूर्व में इधर, तो हम पूर्व इधर होता है तो इधर चलेंगे, ये 25 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। अब बी के भी ये उत्तर में जाएंगे, ठीक है, इधर। तो इस तरीके से आप इसको निकालिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, ठीक, दक्षिण। और ये अभी जो मैंने आपको सबसे पहला प्रश्न निकाल के दिखाया था, आप उस तरीके से इनको निकाल के अवश्य देखिएगा। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। यानी हमसे 4 गुनी दूरी से कौन कौन पक्षी हैं जो देख सकते हैं? आपका कौवा और उल्लू है, चील और गिद्ध है, कलचिड़ी और गरुड़ है, बसंत गौरी और कौवा है। कौवा के बारे में क्या बताया जाता है? कौवा कोयल के अंडे को सेता है, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को मतलब पीछे की तरफ भी मोड़ सकता है और ये रात में देख सकता है। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? बसंत गौरी के बारे में भी आप बता सकते हो। और गरुड़ पक्षी, तो अब इसमें बात की गई है कि वो कौन से पक्षी हैं जो 4 गुना ज़्यादा दृष्टि से देख सकते हैं मनुष्य की अपेक्षा। तो ये हैं आपके चील और गिद्ध। ये मतलब मनुष्य की अपेक्षा ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी की वस्तुएं देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। अब इसमें ऐसे चीज को आपको सुनना है, इनमें से 2 जोड़े कि जो मच्छरों को फैलाते हैं, ठीक है। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और म्यादी बुखार, ठीक है। तो इसमें हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और म्यादी बुखार, यानी इन तीनों का कोई भी मेल नहीं है, ठीक है। तो मेल हमारा किसका है? मलेरिया और डेंगू। किसका है? मलेरिया, डेंगू। यानी मलेरिया किससे फैलता है? और डेंगू, ये दोनों ही आपके मच्छरों से फैलते हैं। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है और ये पैमाना हम पहले पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी की बुकों में। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, ठीक है। यानी आपके मैप पर ये दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर की है और धरातल पर ये 950 मीटर है। यदि इन मानचित्रों पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? तो इसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसके लिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, 18 किलोमीटर। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया।
इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, यानी क्षेत्र कैसा है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये राज्य होना चाहिए, यानी ये आपका राज्य कौन सा होगा तो आप बता सकते हो। तो मिट्टी के घरों में कहाँ के लोग रहते हैं और कटीली झाड़ियों छतों पर रख दी जाती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? हैदराबाद है, लखनऊ है, मैसूर है या श्रीनगर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, श्रीनगर। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो इन दोनों में अंतर कौन सा जानवर करता है कि यानी वो पहचान लेता है कि ये जो आवाज़ हो रही है वो घास के यानी हवा के हिलने से हो रही है या फिर किसी शिकारी के आने से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं, मूसलाजट, मक्का, गाजर या फिर बांस। यानी मूसलाजट आपकी कौन सी है? ये राइट आंसर आपको चुनना है। तो आपका हो जाएगा गाजर। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये आपका गलत है क्योंकि ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये आपका सही है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। ये भी आपका सही है। इसकी जड़ की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को सिरे से रखकर सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। ये आपका गलत है। और इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं, सही कथन है। तो सही कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सी और ई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके ये डेजर्ट ओक के बारे में दे भी रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित के क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? यानी कहाँ के लोग सरसों के तेल में मछली खाते हैं? ये आपके कश्मीर है, गोवा है, लक्षद्वीप है या पुदुचेरी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, कश्मीर। और गोवा में किस तेल में खाते हैं ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, बच्चे की क्षमता और कमजोरियों को जानने में। तो सही विकल्प है आपका ए और डी, नंबर डी। ठीक है, यानी बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र में पहचान करने में और बच्चों की क्षमता और कमजोरियों को जानने में। अगला प्रश्न है। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, यानी उसने कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले उनसे जो प्रश्न पूछा है तो उसका मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए और डी, यानी ये दोनों, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के साथ साथ विद्यार्थियों के विचारों के बारे में भी जानना। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो ये अधिगम का आकलन है, अधिगम के लिए आकलन है, आकलन अधिगम के रूप में है या अधिगम के दौरान आकलन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, बी, अधिगम के लिए आकलन। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, शिक्षक अपने विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित
अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चे को ज्ञान का निर्माण करने और संपत्तियों को समझने में सहायता मिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अपनी यानी उसको सिर्फ अपनी पाठ्य योजना को पूरा नहीं करना है, ठीक है, और आदेश का पालन भी नहीं करना है। ये सारे आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। और सहयोगियों के सिर्फ क्रियाकलापों पर आधारित, ठीक है, पाठ्य योजना को संपादित करना भी नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चे को ज्ञान का निर्माण करने, यानी बच्चे अपने स्वयं का ज्ञान का निर्माण करें और संपत्तियों को समझने में सहायता मिले। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी या मौखिक प्रश्न। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, श्रेणी मापनी। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? ठीक है, आप किस पर विचार कर सकते हो? बच्चों में अभिरुचि जगाना। अभिरुचि आप जब तक बच्चे में अभिरुचि नहीं होगी किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तब तक बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। प्रकृति में समावेशी, हाँ, प्रकृति में समावेशी भी होनी चाहिए। और मूल्य प्रभावी, केवल बाहर, जहाँ भी बात केवल की आ जाए, यानी आपके चारों ऑप्शनों में केवल है, तब फिर आपको वहाँ सोचने की जरूरत हो सकती है, लेकिन मात्र एक ही ऑप्शन में आपका केवल आ जाए तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और डी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना। ठीक है, यानी विद्यार्थियों को बच्चों के संरक्षण पर संवेदनशील बनाना चाहती है। तो अब इसमें है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में न्यूनतम प्रभाव, ठीक है, यानी आपको निगेटिव वाला देखना है जो सबसे कम प्रभावशाली हो। तो अगर एक विद्यार्थी एक वृक्ष को रोपेंगे, ठीक है, तो और उसकी देखभाल करेंगे तो वो स्वयं भी इससे प्रेरित होंगे, ये आपका राइट है। वन संरक्षण पर भूमिका निर्वहन आयोजित करना, ये भी आपका सही हो सकता है। चिपको आंदोलन की कहानी अगर आप बच्चों को सुनाओगे तो इससे भी बच्चे वन संरक्षण के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन सिर्फ लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को एक मिल आप उनको दिखा दोगे तो इससे बच्चे मतलब प्रेरित नहीं होंगे वन संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा नंबर डी। अगला प्रश्न है, ईवीएस के एक शिक्षण में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। अब ये आपको छात्र केंद्रित उपागम है, ठीक है, इस तरीके से आप अंडरलाइन भी किया करें एग्जाम टाइम। निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। अब इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम, नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे डैश व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है, ठीक है, तो ये किसका भाग है? भावात्मक, यानी हमारे व्यवहार तंत्र है, ठीक है, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर एक, भावात्मक, यानी अफेक्टिव। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ये कई विषयों को समाकलित करता है, ये बाल केंद्रित है, ये अनुभवजन्य है, ये शिक्षण आधारित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ईवीएस की प्रकृति की उत्तम व्याख्या, यानी एक बेस्ट व्याख्या आप कैसे कर सकते हो? तो ये कई विषयों को समाकलित करता है, सही है। ईवीएस में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ये बाल केंद्रित है, ये अनुभवजन्य है और ये शिक्षण पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, बी और सी। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। वनस्पतिक
जात और प्राणी जात, जैविक और अजैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, रचनात्मक एवं जिज्ञासु। ठीक है, तो इसमें कम से कम ऐसे 3 शब्द या विकल्प चुनने हैं जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। जब भी हम वनस्पति और प्राणी जगत की बात करते हैं तो ये आपके पर्यावरण से ही है। जैविक और अजैविक ये भी हमारे ईवीएस का ही घटक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये भी हमारे ईवीएस का ही घटक है। लेकिन रचनात्मक एवं जिज्ञासु ये हमारे ईवीएस का घटक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी, ए बी और सी, नंबर बी। ईवीएस के शिक्षणागम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। यानी ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से, यानी जब हम बच्चे को उसके वास्तविक यानी जीवन के साथ जुड़कर और उसके जो खुद के अनुभव हैं उससे जोड़ करके जब बच्चे को हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो इसमें वो कैसे सीखता है, तो ये है आपका पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। यानी ये किसका संकेत है, तो ये है आपका पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है तो यानी सर्वे और लिखो, यानी बच्चे खुद से सर्वे करें, ठीक है, खोज करें और फिर उस पर लिखें। तो क्या है ये, विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के लिए अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन या प्रदर्शन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी और सी, प्रायोगिक एवं भूमिका निर्वहन। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है संप्रत्यय उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम या क्रियाकलाप उपागम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, प्रक्रिया उपागम। तो ये आज के लिए आपकी सीरीज थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।